हेलो एवरीवन, मैं वंदना गर्ग आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी कर रहे होंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मेरी 2 वीडियो में आपने अधिगम का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसके सोपान और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक मेरे देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिएगा प्लीज, क्योंकि उन्हीं से आपका ये कंसेप्ट क्लियर होता है। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में अब आपकी साइकोलॉजी आ रही है और जिसमें आपके 8 क्वेश्चन का वो वेटेज रखती है और 8 क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको 40% मार्क्स लाने जरूरी है। क्लियर। अब हम कर रहे हैं अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के आपके जो चैप्टर है उसमें सिलेबस में आपके पास अधिगम के 3 सिद्धांत हैं। एक अधिगम का व्यवहारात्मक, दूसरा अधिगम का संरचनात्मकवादी और तीसरा संज्ञानात्मक। ठीक है। तो अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांत, अधिगम के संज्ञानात्मक और अधिगम के संरचनावादी। ठीक है। तो यहाँ जो अब मैं पहले बात करूंगी, शायद 12 या 13 आपके सिद्धांत हैं। उन सिद्धांत से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांत। ठीक है। अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांत। अब जिसमें पहला जो सिद्धांत है वो है आपका उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत है वो है आपका उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, SR थ्योरी। प्रवर्तक हैं इनके थॉर्नडाइक। उद्दीपक को हम बोलते हैं उत्तेजक भी बोलते हैं उद्दीपक को। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, इसको हम या बोल सकते हैं आवृत्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको नाम याद होने बहुत जरूरी है। हर्ष या दुख का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जॉय एंड सोरो। परिश्रम और धैर्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ हार्ड वर्क एंड पेशेंस। अब हम इनको क्यों आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं, क्यों हर्ष और दुख का सिद्धांत कहते हैं, कोई क्यों हम परिश्रम और धैर्य का सिद्धांत कहते हैं, ये सारी बात भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इस प्रकार का आपका एक सिद्धांत लागू हुआ, कब हुआ, इन सब के बारे में बात करते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जिसके प्रवर्तक हैं, बनाने वाला कौन है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक एक पशु मनोवैज्ञानिक भी थे और एक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी थे। तो आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पशु मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। निवासी कहाँ के हैं? वो अमेरिका के। निवासी कहाँ के हैं? वो अमेरिका के। समझ में आ रहा है? क्लियर। थॉर्नडाइक ने 1898 में अपने पीएचडी शोध एनिमल इंटेलिजेंस के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांतों की खोज की थी। थॉर्नडाइक ने अपने 1898 1898 में अपना पीएचडी वो शोध कर रहे थे। किस पे शोध कर रहे थे? एनिमल इंटेलिजेंस पे वो शोध कर रहे थे और उसके अंतर्गत अधिगम के सिद्धांतों की खोज की थी। उन्होंने क्या प्रयोग किया था? उन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया था। चारों तरफ से वो पिंजरा कैद था और बाहर एक मांस का टुकड़ा डाल दिया था। बाहर जो मांस का टुकड़ा डाला था ना बच्चे, वो एक उद्दीपक का कार्य कर रहा था, एक उत्तेजक था। और उस मांस को देखकर बिल्ली जो छटपटा रही थी, जो क्रिया कर रही थी, वो उसको क्या बोलते हैं? अनुक्रिया। यानी कि उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया उसने करी। मांस का टुकड़ा क्या था? उद्दीपक था और उसको देखकर बिल्ली छटपटाई, जो कार्य करा उसको बोलते हैं अनुक्रिया। हुआ क्या था कि वो पिंजरा चारों तरफ से बंद था। बिल्ली ने सोचा कि इधर मारा, उधर पैर मारा, उधर हाथ मारा, उधर पैर मारा, तो उससे अचानक से क्या हुआ? कुंडी खुल गई। कुंडी खुल गई तो वो बाहर गए, उसने मांस के टुकड़े को खाया। फिर उसके ऊपर दोबारा वही प्रयोग करा, पिंजरे में बंद किया, मांस का टुकड़ा सामने रखा, उसने दोबारा इधर उधर हाथ पैर मारे और उसने वो एक अचानक से चिटकनी खुल गई और उसने क्या किया?
मांस का टुकड़ा खाया। फिर उसने प्रयास किया तो उसने ये बार बार प्रयास किया, बार बार प्रयास करने पर उसने देखा कि अब की बार मेरा ये साइड छोड़ के यहाँ से तो मुझे कुछ नहीं मिला था, तो उसने सोचा इन 3 साइड में से मैं देखती हूँ, और उसने फिर प्रयास किया तो उसकी चिकनी खुल गई। अगली बार उसने सोचा कि मुझे यहाँ 2 साइड से मुझे कुछ नहीं मिला, हो सकता है सामने की साइड से, तो उसे एक अनुमान आ गया कि केवल एक सामने की साइड एक चिटकनी है, और उसको नहीं पता था कि चिटकनी कहाँ है, लेकिन बार बार प्रयास करने से, बार बार अभ्यास करने से उसको ये पता चल गया कि आपके लिए वेस्ट एरिया क्या है और आपके लिए काम का एरिया क्या है। ये जो सिद्धांत है बच्चे, ये अपनी पढ़ाई पे भी लागू होता है। आप बार बार निरंतर जब अभ्यास करते हो, पर आप क्वेश्चंस के साथ रिवीजन करते हो, तो आपको पता लग जाएगा तो कि हम कितना वेस्ट मटेरियल को पढ़ रहे हैं और कितना हम काम के मटेरियल को पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से बिल्ली ने बार 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 अभ्यास करके, बार बार प्रयास करके उसको यह पता चल गया कि भैया कुंदी तो यही है, और अंत में उसने सफलता हासिल कर ली कि भैया कुंदी यहाँ है और मुझे यहाँ से खोल के मांस का टुकड़ा मिल जाएगा। तो भूखी बिल्ली पर इस प्रकार जब ये प्रयोग किया गया था, तो इस सिद्धांत का जो दूसरा नाम निकलता है वो निकलता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, ट्रायल एवं एरर थ्योरी। अब आप समझिए कि भूखी बिल्ली पर ये सिद्धांत निकला तो क्या निकला। इस सिद्धांत का दूसरा नाम निकला प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। अब समझ में आया कि क्यों हमने इस सिद्धांत का नाम आवृत्ति का सिद्धांत, क्योंकि बार बार इस प्रयासों की घटनाएं इस प्रयासों की फ्रिक्वेंसी बढ़ रही थी। हर्ष और दुख का सिद्धांत, क्योंकि हमें कभी खुशी मिल रही थी तो कभी हमें दुख मिल रहा था। परिश्रम और धैर्य का सिद्धांत, क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे हो तो उसके लिए आपको धैर्य रखना भी बहुत बहुत जरूरी है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन कभी कभी एरर भी आ रहे हैं। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, इस तरीके से इनके नाम और वो ये नाम आपको याद होने चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये है थॉर्नडाइक क्या कहते हैं। थॉर्नडाइक कहते हैं कि उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया होती है। उद्दीपक को देखा, उद्दीपक क्या थी, रोटी बाहर मांस का टुकड़ा, उसके लिए बिल्ली छटपटाई तो वो क्या किया, उसने अनुक्रिया करी। तो इस सिद्धांत में उत्तेजक और अनुक्रिया के बीच में एक संबंध और एक बंधन होता है। इस क्रिया में, इस सिद्धांत में क्या हुआ, उत्तेजक और अनुक्रिया के बीच में एक संबंध स्थापित होता है, एक बंधन होता है। इसलिए इस सिद्धांत का एक और नाम रख दिया गया, और वो नाम था संबंधवाद, यानी कि संयोजनवाद, और या फिर बंध का सिद्धांत। इसलिए इसका नाम एक और आ गया है। वो क्या आ गया है, संबंधवाद या संयोजनवाद भी आप इसको बोल सकते हो, और बंध का सिद्धांत यानी कि बॉन्ड थ्योरी। थॉर्नडाइक ने 1913 में अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया था। तो एक तो भैया इनका पुस्तकों के नाम बच्चे बहुत अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी बुक पुस्तक किसने लिखी थी, थॉर्नडाइक ने लिखी थी। 1913 में उसने ये पुस्तक लिखी थी, और उसमें उन्होंने क्या बताया, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया था, और इसी पुस्तक में अधिगम के नियमों की उन्होंने चर्चा की थी। अब क्या थे अधिगम के नियम, उसने कुछ मुख्य नियम बताए थे, कुछ गौण नियम बताए थे। तो इन सब की चर्चा हम कब अभी करते हैं। इससे पहले मैं एक क्विक रिवीजन कर देती हूँ कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसको कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को कहते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत किसको कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत को कहते हैं। बंध के सिद्धांत का सर्व प्रवर्तक कौन है, थॉर्नडाइक है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक है। पशु मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम एजुकेशनल साइकोलॉजी है। कौन सी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्लियर हो गया बच्चे, यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। आगे जो मैं पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी आपको थॉर्नडाइक ने जो आपके नियम बताए, अधिगम के नियम। थॉर्नडाइक ने अधिनियम थॉर्नडाइक ने अधिगम के कुछ नियम बताए हैं, जिसमें से मुख्य नियम कितने, 3 नियम हैं। ये भी आपको याद होने चाहिए। प्राइमरी प्रिंसिपल, मेन जो लॉस हैं वो कितने हैं, 3 नियम बताए हैं। ठीक है,
थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने नियम बताए हैं? मुख्य नियम कितने बताए? 3 नियम बताए हैं। क्लियर? ठीक है। कौन कौन से नियम बताए हैं? जरा हम उनकी परिचर्चा करते हैं। पहला जो नियम बताया उन्होंने बताया है तत्परता का नियम। दूसरा नियम उन्होंने बताया है अभ्यास का नियम। और तीसरा उन्होंने बताया है परिणाम और प्रभाव का नियम। पहला नियम उन्होंने कौन सा बताया है? अभ्यास का नियम। दूसरा नियम उन्होंने कौन सा बताया है? तत्परता का। सौरभ, पहला नियम जो उन्होंने बताया है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा उन्होंने बताया है परिणाम व प्रभाव का नियम। समझिए क्या क्या है। तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। भैया आपको कोई कार्य करना है, आज आपको कोई तैयारी करनी है, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो, तो जब तक आप अपने मन से ही तैयार नहीं होगे तो आप अधिगम नहीं कर सकते। आपको मैं पकड़ के बिठा देती हूँ कि चलो बच्चे मैं साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ, जब तक आपका उसमें मन ही नहीं होगा तो आप क्या साइकोलॉजी पढ़ पाओगे? बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने माइंड से आपको बिल्कुल तैयार होना है कि भाई मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है। फिर आप देखिए अधिगम करने में कितना मजा आता है। तो तत्परता का नियम यही है कि जब तक प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है तो उसमें उसमें आनंद होता है, और कार्य करने की अगर उसमें इच्छा नहीं होती तो वो कभी भी कोई कार्य नहीं कर पाएगा। वुडवर्ड ने भी इस नियम को मानसिक तैयारी का भी नियम कहा है। वुडवर्ड ने इस नियम को मानसिक तैयारी का नियम कहा है। सिंपल सी बात है कि एक हम उदाहरण द्वारा अगर इसको समझते हैं तो एक घोड़े को आप तालाब तक तो ले जा सकते हो लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है? तत्परता का नियम, जिसको किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। क्लियर जी? और ये मुख्य नियम है। दूसरा जो आपका आता है वो आता है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। ये क्या है? इस नियम को श्रम का नियम भी कहते हैं क्योंकि इसमें मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल जी। अभ्यास का नियम देखो आपसे भी कही जाती है, जब तक आप किसी चीज की प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, बार बार नहीं बोलोगे। आज हम लेडीज को खाना बनाना क्यों प्रॉपर आता है? हम कुछ भी काम करते करते खाना बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि भाई हमको उस चीज की प्रैक्टिस हो चुकी है। तो किसी भी क्रिया को बार बार करने से, दोहराने से हमें वो याद हो जाती है, और अगर हम उसका रिवीजन नहीं करते, दोहराते नहीं है, तो हम इसको भूल जाते हैं। तो यह जो क्रिया है, ये जो नियम है, ये प्रयोग करने या प्रयोग ना करने पर आधारित है। कविता या पहाड़े याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उनको बार 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 दोहराना पड़ता है। तो यहाँ पर जो कहावत लागू होती है वो क्या लागू होती है? यहाँ पर कहावत लागू होती है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक के अनुसार अभ्यास के नियम के भी दो उपनियम है। अभ्यास के नियम के भी दो उपनियम है। कौन कौन से? एक होता है आपका उपयोग का नियम, दूसरा होता है अनुप्रयोग का नियम। उपयोग का नियम लॉ ऑफ यूज और अनुप्रयोग का नियम लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज, उपयोग का नियम कब बनता है? जब आप उसकी पुनरावृत्ति करते हो, आप उसका रिवीजन बार बार करते हो, और अनुप्रयोग अनाभ्यास स्मृति से वो हट ही जाता है। क्लियर यहाँ तक की बात? मुझे लगता है बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी। थर्ड जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं परिणाम और प्रभाव का नियम। परिणाम और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ रिजल्ट एंड इफेक्ट, यानी कि सुख और दुख का नियम, यानी कि संतोष और असंतोष का नियम, यानी कि सफलता और असफलता का नियम। समझ में आ रहा है? सुख और दुख, जब आपको अच्छा परिणाम मिलता है तो आपको सुख मिलता है, नहीं मिलता है तो आपको दुख मिलता है। जब आपको आप पास हो जाते हो तो आपको संतोष मिलता है, जब आप असफल हो जाते हो तो असंतोष मिलता है। यह सफलता या असफलता का नियम। तो ये नियम भी क्या कहता है? ये नियम कहता है कि जिस कार्य को करने से प्राणी के परिणाम जो उसके हित में आते हैं तो उसको सुख और संतोष मिलता है, और अगर उसके हित में नहीं आते हैं तो उसको असफलता और असंतोष मिलती है। तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि संतोषजनक परिणामों से उत्तेजना और प्रतिक्रिया या अनुक्रिया का अनुबंध दृढ़ हो जाता है। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? संतोषजनक परिणामों से उत्तेजना और प्रतिक्रिया या अनुक्रिया का अनुबंध दृढ़ हो जाता है। तो सिंपल सी बात है बच्चे कि आपको क्या तैयारी करनी है। मुख्य नियम कितने हैं? 3 नियम है। पहला तत्परता का नियम, सेकंड अभ्यास का नियम, थर्ड परिणाम या प्रभाव का नियम, जिसको सुख और दुख का नियम भी कहते हैं, जिसको संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं, सफलता और असफलता का नियम भी कहते हैं।
श्रम का नियम किसको कहते हैं? अभ्यास के नियम को श्रम का नियम कहते हैं। ठीक है जी, इस बात को यहाँ तक क्लियर। इसके बाद अभ्यास के नियम के दो नियम कौन कौन से हैं? एक आपका बताया था मैंने कौन सा, उपयोग का नियम, और दूसरा मैंने कौन सा बताया था, अनुप्रयोग का नियम। यहाँ तक की बात मुझे बताइए बिल्कुल क्लियर हो गई। इसके बाद हम जो करेंगे वो करेंगे गौण नियम। कौन से करेंगे? गौण नियम। ये थे आपके मुख्य नियम। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कौन कौन से मुख्य नियम हैं, तो आपको याद होने चाहिए तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और परिणाम और प्रभाव का नियम, या सुख या दुख का नियम, या संतोष या असंतोष का नियम, या फिर आपके सफलता और असफलता का नियम। यहाँ तक की बात मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एसआर थ्योरी क्या है? थॉर्नडाइक की उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। क्लियर? बोलिए, थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? बिल्ली के ऊपर किया था। हो गया यहाँ तक। त्रुटि एवं भूल पर्तन का सॉरी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पर्तन एवं भूल का सिद्धांत, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे गौण नियम। अब हम कर रहे हैं गौण नियम, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चे गौण नियम। गौण नियम सेकेंडरी प्रिंसिपल। फर्स्ट, बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। मानसिक विन्यास का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड डिस्पोजिशन यानी कि मनोवृत्ति का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्टिकल एक्टिविटी। आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। और साचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मुख्य नियम है, कौन सा गौण नियम है, या फिर आपको क्या होगा कि कोई नाम दे दिया जाएगा कि भाई ये मुख्य नियम है, ये गौण नियम है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बहु प्रतिक्रिया का नियम क्या कहती है, पहले हम इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। हर एक नियम के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी सी परिचर्चा करती हूँ ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। बहु प्रतिक्रिया का नियम क्या कहती है कि बार बार प्रयास करना, वही बहु प्रतिक्रिया कि जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो वो सुलझाने के लिए अनेक प्रकार की क्या करता है, अनुक्रियाएं करता है, और वो जब तक करता रहता है जब तक कि उसकी सही अनुक्रिया की खोज नहीं हो पाती। ऐसा होने से समस्या सुलझ जाती है और उसे संतोष मिलता है। क्लियर? सेकंड जो है वो है आपका मानसिक विन्यास का नियम, यानी कि आपका मनोवृत्ति का नियम। यदि एटीट्यूड सीखने वाला आपका सकारात्मक, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, सिंपल सी बात है। देखो आपकी मानसिक स्थिति बहुत पॉजिटिव है, आप क्या होते हो कि भाई मुझे तो साइकोलॉजी बहुत पसंद है, आप एक बार ये लाइन बोलो अपने मन से, 10 बार बोलो मुझे साइकोलॉजी बहुत अच्छा लगता है। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उसके ऊपर आप यकीन करके बोलो कि हाँ वो फला टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। मान लीजिए आज आप मेरी ही वीडियो सुन रहे हो, उसको डाउटफुल तरीके से सीख रहे हो, तो सुन रहे हो तो आपको बिल्कुल अधिगम नहीं समझ में आएगा, तो आप उसको अच्छी तरीके से मानसिक रूप से स्वस्थ होके पॉजिटिव होके आप सीखोगे तो वो आपको समझ में आएगी। तो मनोवृत्ति का नियम, यदि एटीट्यूड क्या है, सकारात्मक है तो हम सीखते हैं, अन्यथा नहीं। यदि प्राणी मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है तो वो नवीन क्रिया शीघ्र कर लेता है, और यदि प्राणी मानसिक रूप से किसी भी क्रिया को सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उस क्रिया को वो नहीं करेगा। क्लियर बात? यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। थर्ड, आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ पार्टिकल एक्टिविटी। आंशिक क्रिया का नियम क्या है? आंशिक क्रिया, थॉर्नडाइक कहते हैं कि अंश से पूर्ण की ओर जाओ। इसके अनुसार किसी कार्य को अंशतः विभाजित करते हुए तो वह शीघ्रता से हो जाता है। आज आपने कोई, मान लीजिए आप ये सिलेबस ही करना चाहते हो तो क्या पूरा सिलेबस एक साथ हो जाएगा? नहीं, मैं आपको थोड़ा 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 करके कराऊंगी। पहले आंशिक भाग, आंशिक भाग, आंशिक भाग, और धीरे धीरे हम पूर्णता की ओर जाएंगे। तो ये कहता है कि कोई एक प्रतिक्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती, यह केवल संपूर्ण स्थिति के कुछ पक्षों या अंशों के प्रति होती है। इस नियम के अनुसार किसी कार्य को अंशतः विभाजित करके करना चाहिए ताकि वो शीघ्रता से हो सके, छोटे छोटे टुकड़ों में। आज आपने कहा कि मैं एक बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ना चाहता हूँ, क्लियर, तो आप उसको अगर एक साथ पढ़ेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप विभाजित कीजिए, जब आप उसको पढ़िए फिर देखिए वो आपको समझ में आता है या नहीं आता, उसका अधिगम जल्दी होगा। फोर्थ है आत्मीकरण का नियम, यानी कि पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव से आत्मीकरण, अपने अंदर आप झांकना कि मुझे इस चीज का कितना ज्ञान है। आपके पास अगर किसी सब्जेक्ट का पूर्व ज्ञान है, अनुभव है,
उससे आप नवीन ज्ञान बना सकते हो। इस नियम का आधार क्या है? इस नियम का आधार पूर्व अनुभव है। तो ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि पूर्व अनुभव इस नियम का आधार है। प्राणी ये किसी किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है। वो कहता है कि अरे ये ऐसी समस्या तो पहले भी आई थी मिलती जुलती, और वो जो पहले अनुभव कर चुका, जो प्रतिक्रिया उसने पहले करी थी, वैसी प्रतिक्रिया वो अब करने की कोशिश करेगा। तो यानी कि समान तत्वों के आधार पर कोई नवीन ज्ञान का पुराने अनुभव से समानता करना सीखना, वो ही क्या कहलाता है? आत्मीकरण का नियम कहलाता है। यानी कि पूर्व अनुभव से वो समान जो स्थिति आती है उससे क्या करेगा वो, कि भाई मैंने पहले ऐसी स्थिति में ऐसी सिचुएशन में मैंने ये प्रतिक्रिया करी थी, तो पूर्व अनुभव के आधार पर वो आज भी इस स्थिति में जो नवीन परिस्थिति आई है उसमें इस समस्या का समाधान वो इस तरीके से करेगा। क्लियर? पांचवा जो है आपका साचर्य परिवर्तन का सिद्धांत। साचर्य परिवर्तन का सिद्धांत क्या कहता है? वो ये कहता है कि इस नियम के अनुसार जो अनुक्रिया किसी एक उत्तेजक के प्रति होती है वही अनुक्रिया बाद में उत्तेजना से संबंधित या किसी अन्य उद्दीपन के प्रति भी होने लगती है। कहने का मतलब है साचर्य परिवर्तन क्या कहता है कि एक स्थिति में सीखी गई क्रिया का दूसरी स्थिति में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात क्रिया का स्वरूप वही रहता है लेकिन परिस्थिति हमारी क्या होती है? दूसरी होती है। अनुक्रिया बाद में उस उत्तेजना से संबंधित या किसी अन्य उद्दीपन के प्रति भी, वही अनुक्रिया बाद में उस उत्तेजना या उस उद्दीपन के प्रति भी होने लग जाती है। तो यह है आपका है साचर्य परिवर्तन का नियम। तो यहाँ तक की बात मुझे लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो गौण नियम आपके कौन कौन से हैं? वो है आपका बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और साचर्य परिवर्तन का नियम। अब बात आती है कि कुछ मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ, वो क्वेश्चंस आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक स्थिति में की गई क्रिया का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। एक स्थिति में की गई क्रिया का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना साचर्य परिवर्तन का नियम। समझ में आ गया? एक स्थिति में की गई क्रिया का दूसरी परिस्थिति में आप प्रयोग करते तो इसका मतलब क्या है? साचर्य परिवर्तन का नियम। किसी नियम के अनुसार अंश से पूर्ण की ओर चलते हैं तो आंशिक क्रिया का नियम। किसी नियम के अनुसार अंश से पूर्ण की ओर चलते हैं तो वो क्या है? आंशिक क्रिया का नियम। कौन से नियम के अनुसार पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान प्राप्त होता है? आत्मीकरण का नियम। कौन से नियम से पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान प्राप्त होता है? आत्मीकरण का नियम। और कौन सा नियम क्रिया को बार बार दोहराता है? वो कौन सा नियम है? बहुप्रतिक्रिया का नियम। कौन सा नियम क्रिया को बार बार करता है? तो कौन सा नियम है? बहुप्रतिक्रिया का नियम। और उसके बाद लास्ट, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। ये कौन सा नियम बताता है? ये मानसिक विन्यास का नियम, कि आपके मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं तो आपकी जीत जरूर होगी, और अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आपकी जीत किसी भी हाल में नहीं हो सकती है। तो आप यहाँ तक की बात समझ में आई है? क्लियर है? मुझे ये बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भैया आपको किस तरीके से वीडियो पसंद आई बच्चों। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आपको लगती है या किसी क्वेश्चन का आप आंसर लेना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका देने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई, थॉर्नडाइक में किस पे प्रयोग किया, क्या क्या इस नियम को बोला जाता है, उसके आपके मुख्य नियम, उसके आपके गौण नियम, यहाँ तक हो गई। अब जो हम बात करेंगे वो क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे अब कि थॉर्नडाइक के नियम का शैक्षिक महत्व क्या है। थॉर्नडाइक के नियम का शैक्षिक महत्व क्या है? इस ये नियम है किस तरीके से आपका क्या करते हैं? तो देखो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सिंपल से, इनको कोई रटना नहीं है। अरे आपके ये एक डेली आप प्रयोग से भी आप चीज़ों को समझ पाते हो।
यह सिद्धांत निरंतर प्रयास पर बल देता है, इसलिए बालक किसी भी समस्या से घबराता नहीं है, उसमें धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है। तो यह सिद्धांत निरंतर प्रयास पर बल देता है। तो क्वेश्चन होता है निरंतर प्रयास पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इससे बालक किसी भी समस्या से घबराता नहीं है, उसमें धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास होता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालक पहले से की गई गलतियों से होने वाले अनुभवों से लाभ उठाता है। तो अनुभवों से लाभ किस सिद्धांत के द्वारा मिलता है? अनुभव से लाभ बालक कौन से सिद्धांत से उठाता है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत के द्वारा बालक पहले से की गई गलतियों से होने वाले अनुभवों से लाभ उठाता है। यह सिद्धांत अभ्यास की क्रिया पर आधारित होता है, जिसमें सीखा गया कार्य स्थायी बनाता है। अभ्यास की क्रिया, बिल्कुल जी, अभ्यास की क्रिया। और हमने क्या बोला? अनुभवों से लाभ, हमने निरंतर प्रयास पर बल देता है। यह सिद्धांत सीखने पर अधिक बल देता है, बिल्कुल सीखने पर अधिक बल देता है। यह सिद्धांत बालक में असफलता में सफलता देखने वाला बनता है। इस सिद्धांत में बालक असफलता में, यह सिद्धांत बालक में सीखने में विशेष उपयोगी है। ये असफलता में सफलता देखने वाला होता है। बालक में निराशा में आशा देखने वाला होता है। बालक में निराशा में भी आशा देखने वाला होता है। छोटे बालकों को सीखने के लिए विशेष उपयोगी है। छोटे बच्चों को पहले धीरे धीरे ABCD सिखाते हैं, बार बार ABCD सिखाते हैं, पहाड़े बार बार रटवाते हैं, बार बार अभ्यास कराते हैं। मंद गति के बच्चों को सीखने के लिए भी यह सिद्ध, बिल्कुल मंद गति का बच्चा है तो हम उसको क्या करते हैं? बार बार प्रैक्टिस कराते हैं, बार बार प्रैक्टिस कराते हैं। क्रमिक रूप से सीखने पर बल। क्रमिक रूप से पहले छोटे बच्चों को क्या सिखाई जाती थी? अल्फाबेट, फिर स्पेलिंग बनाई जाती है, फिर हम सेंटेंस बनाते हैं। तो क्रमिक रूप से धीरे धीरे सीखने पर बल देता है। गामक कौशल जैसे कि तैरना, साइकिल चलाना, टाइपिंग करना, टाई की गांठ बांधना आदि कौशल, क्योंकि ये सारे कौशल हमको अभ्यास के द्वारा, आज आपने साइकिल चलाना सीखा तो क्या आप दूसरे दिन भी साइकिल चलाना सीख जाओगे दूसरे पल ही? नहीं, बार बार अभ्यास करोगे, बार बार अभ्यास करोगे, तभी आपको ये चलाना आएगा। इस सिद्धांत के अनुसार बालक को लक्ष्य तो मालूम होता है, लेकिन वहां तक पहुंचने का सही तरीका नहीं। विभिन्न प्रयासों के द्वारा वह लक्ष्य प्राप्ति का सही तरीका ज्ञात करता है, जिससे उसमें आत्मनिर्भरता का और आत्मविश्वास के गुणों का विकास होता है। यहाँ तक जो है थॉर्नडाइक के नियम, अ, आपको क्या क्या बोलते हैं, उसके मुख्य नियम, गौण नियम और थॉर्नडाइक के नियम का शैक्षिक महत्व मैंने आपको आज समझाया है। अब मैं कुछ क्वेश्चन होती पूछ रही हूँ और आपको उनके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं, या फिर आपको टाइपिंग करने हैं, या आप अपने मन में ही मेरी वीडियो के बाद एक बार रुकिए और सोचिएगा। अनुभव से लाभ किसने उठाया? बिल्ली ने उठाया। बिल्ली ने कौन से नियम में लाभ उठाया? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। बिल्ली के सिद्धांत का नाम क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। बच्चा बार बार टाइपिंग करना सीखता जाता है, इस सिद्धांत का नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। एक बालक अपने छोटे भाई को आग के पास जाने से रोकता है, कौन सा सिद्धांत है भैया? अनुभव के द्वारा ही तो वो उसने रोका है, क्योंकि उसको अनुभव था कि आग के पास गया था मैं भी, तो मैं जल गया था, या फिर उसकी लपट मेरे पास आई थी, तो अनुभव के द्वारा। और कौन सा सिद्धांत यहाँ काम में कर? अनुभव का सिद्धांत। अनुभव वर्ड आ जाए तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। निरंतर प्रयास, यह सिद्धांत किस पे किया? बिल्ली पर किया। निरंतर प्रयास वाला सिद्धांत कौन सा? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। एक बालक में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता मिलती है किस सिद्धांत के द्वारा? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। एक बालक में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता मिलती है किस सिद्धांत के अनुसार? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। छोटे बालक और मंद गति बार बार प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखते हैं। छोटे बालकों या मंद गति के बालकों, वो बार बार प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखते हैं। कौन से सिद्धांत? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। क्लियर? एक घोड़े को आप तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। कौन सा नियम? तत्परता का नियम। एक घोड़े को आप तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। कौन सा नियम है ये? तत्परता का नियम। करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, यहाँ कौन सा नियम लागू होता है? अभ्यास का नियम। और सफलता से बढ़कर कोई दूसरा पुरस्कार नहीं,
उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत लागू होता है। सफलता से बढ़कर कोई आपका प्रयास नहीं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई। अब चलते हैं, ये वाला जो आज आपका नियम है थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम कल जो चर्चा करेंगे वो एक नए सिद्धांत करेंगे, वो करेंगे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। एक वीडियो में एक ही सिद्धांत की मैं परिचर्चा करूंगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से ही, आपके एक शेयर करने से ही मेरा मोटिवेशन मुझे मिलता है और मुझे वीडियो बनाने को बहुत मन करता है। ठीक है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मुझे क्लियर बताइए कि किस तरीके से और इसमें सुधार किया जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और अपनी तैयारी को जारी रखना। और दोबारा से मैं कहना चाहूँगी हाउस वाइफ के लिए, जहाँ हो वहाँ से शुरुआत कर लेना। अभी भी वक्त है, वक्त को ना बेकार करना। क्लियर, बाय बाय।